बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब की हालत कितनी ख़राब है इसके बारे में सलमान सफदर साहब ने अदालत में आज स्टेटमेंट दिया। इमरान खान की बहनें भी वहाँ पे मौजूद थी। उन्होंने कहा जी जो मुझे इमरान खान ने बताया मैं एज इट इज़ आपको बता देता हूँ कि जैसे उन्होंने कहा उन्हीं अल्फाज में बयान कर देता हूँ। अब ये सलमान सफदर साहब जो है ये प्रोफेशनल वकील हैं। इन्होंने फीस भी ली है इमरान खान साहब के मुकदमात लड़ने के लिए और ये प्रोफेशनल वकील के तौर पे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। गैर सियासी आदमी है तो इनका कोई सियासत से ऐसा कोई ताल्लुक भी नहीं है। तो इन्होंने अदालत में जो बताया, इन्होंने कहा इमरान खान ने जो कहा वो ये है कि उन्हें और उनकी अहलिया को 22-22 घंटे तक कैद तन्हाई में रखा जाता है, हमें सलाम का जवाब तक नहीं दिया जाता, मेरी एक आंख से अब मैं नहीं देख पा रहा और डॉक्टर्स उसको नाकाबिले इलाज करार दे चुके हैं। ये है जनाब इमरान खान साहब की हालत। पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर, पाकिस्तान का सबसे मकबूल शख्स, पाकिस्तान का एक शानदार आदमी जिसको पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। और पाकिस्तान में अगर कोई एक आदमी जिसके बारे में आप ये कहें कि पूरी दुनिया में उसकी पहचान है और पाकिस्तान की पहचान की एक बड़ी वजह वो खुद आदमी बना तो वो इमरान खान है। ये सच है और हमें सच मानना पड़ेगा। आज नहीं मानेंगे तो आपको कल मानना पड़ेगा। ये जर्नल ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग्स के अंदर इनसे आप बात करें तो ये मानेंगे कि इनका कद जो है इमरान खान के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। ये कुछ भी नहीं बेचते इमरान खान के मुकाबले में। वो 50 साल से इस कौम का हीरो चला आ रहा है, पूरी दुनिया में उसकी पहचान है, एक बड़ा आदमी है और उसे सिर्फ एक जिद के चक्कर में एक मिलिट्री जनरल ने जेल में बंद किया हुआ है और उसको निशान इबरत बना रहा है सिर्फ कि जनाब हम हार नहीं सकते, हमने हर हाल में जीतना है, हमने इसको शिकस्त देनी है। भाई जीतना है जाके इंडिया से जीते और जीत के कश्मीर को आजाद करवा लें, जीतना है जाकर आप इसराइल से जीत लें और फलस्तीन को आजाद करवा लें। भाई जहां आपने वादे किए हुए जीतना है वहां पे आप लड़ाई नहीं कर रहे। और वो कौम जिसने आपको अपने खून पसीने से कमा कर दिया, जिसने आपको इतना पैसा दिया, जिसने आपको हथियार दिया, आप उसी कौम के सबसे मकबूल और बड़े लीडर को मार रहे हैं और लगातार मार रहे हैं। अब वो ये तक कहने पर मजबूर हो गया कि मुझे एक आंख से नजर नहीं आ रहा और डॉक्टर ने कहा है कि इसका इलाज नहीं हो सकता। बुशरा बीबी की आंख का इलाज चल रहा है। अब अदालत के अंदर जाते हैं। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत में तो जाती है लेकिन अदालत में इंसाफ नहीं है। ये जज इंसाफ नहीं दे पाएंगे। ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समझनी चाहिए। जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान की कौम दबाव नहीं डालेगी तब तक इंसाफ नहीं होगा। और ये इंसाफ अदालत में नहीं होना, ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को आपने पकड़ना और आपने उनको निकालना है इस सारे मामले से। जब तक पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है तब तक कोई अदालत इमरान खान को किसी किस्म का इंसाफ नहीं दे सकती। अलीमा खानम ने इसके बारे में वाज़ेह स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा जज की शक्ल पे कम से कम इंसानियत आ जानी चाहिए थी, तो जज की शक्ल पे उनको इंसानियत नजर नहीं आई। जज साहब बहुत सख्त परेशान थे कि मैं किसी तरह इस केस को निकालकर आईनी अदालत में भेज दूं। यानी जज साहब को यह कमिटमेंट दी गई है कि आप यहां पे कर दें, आपको हम बचा लेंगे और आईनी अदालत के अंदर हम दोबारा इमरान खान साहब को रगड़ देंगे। इंसाफ देने वाला जज होता तो इमरान खान की आंख का सुनकर उसका दिल हिल जाता, लेकिन जज ने किसी किस्म का उस पर सवाल ही नहीं किया। वो बार बार कह रहा था जी अपील की तरफ। जब वो बता रहे थे कि इंसानियत का मामला देखें आप, ये क्या हो रहा है, तो जज वो बात ही नहीं सुन रहा था। वो कहती है ऐसा लगता है इस जज को कॉलें आई और ये फैसले देने से डर रहा है। ये जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हालत है। जो जजेस वहां पे केस सुनने की ताकत या हिम्मत रखते थे उन जजेस को वहां से ट्रांसफर किया जा रहा है। हालात पाकिस्तान की अदलिया के भी पतले ही है। लेकिन क्या इमरान खान साहब किसी अदालत से बाहर आ जाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने आपको पहले भी कहा, मैं आपको अब भी कह रहा हूं और जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जितनी ताकत आसिम मुनीर की बढ़ती जाएगी उतना इमरान खान साहब को मजीद तबाह किया जाएगा, उतना इमरान खान साहब को मजीद दबाया जाएगा। ये एक जिद जैसी कैफियत है कि कुछ भी हो जाए इमरान खान को नीचा दिखाना है, इमरान खान को कमजोर दिखाना है, इमरान खान को और उसकी पार्टी को बर्बाद करना है। ये एक जिद है और इस जिद की भेंट पाकिस्तान चढ़ रहा है। इस जिद के चक्कर में पाकिस्तान की अदलिया को बर्बाद कर दिया, इस जिद के चक्कर में पाकिस्तान की सोसाइटी को बर्बाद कर दिया, इस जिद के चक्कर में पाकिस्तान की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान में अमनो अमान को भेंट चढ़ा दिया इस जिद के आगे। और इस जिद की वजह से आज पाकिस्तान जहां खड़ा है हम सब देख रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये हमाद अदर साहब ने एक ट्वीट किया है, तो एक छोटा सा ट्वीट, लेकिन इसके अंदर बहुत सारा कुछ उन्होंने लिख दिया। उन्होंने कहा अगर पिछले आप चंद महीनों की हुकूमत की तवानाई के शोबे में गलतियों का अंदाजा लगाएं और उनको गिना जाए तो बड़ी अजीबोगरीब फहरिस्त बनती है, लंबी फहरिस्त। ईंधन की कीमतें वक्त से पहले बढ़ाकर इन्होंने ऑयल कंपनियों को 87 अरब रुपए का फायदा दिया। डीजल की गलत कीमतें मुकर्रर करके रिफाइनरियों को इजाफी मुनाफा पहुंचाया अरबों रुपए का। LNG कार्गो मनसूख किए,
फिर मजबूरी में महंगे स्पॉट कार्गो खरीदे, इसके अंदर भी अरबों का नुकसान किया। बद इंतजामी की वजह से अप्रैल के पहले हिस्से में शहरों में 12-12 घंटे की लोड शेडिंग की गई। नए गैस कनेक्शन इन्होंने देना शुरू कर दिए, जबकि मौजूदा सार्फिन की 10% जरूरत भी ये पूरी नहीं कर पा रहे। सोलर तवानाई के खिलाफ अजीबोगरीब किस्म की पॉलिसियां बना दी, फिर अवामी दबाव आ गया इनके ऊपर। सर्कुलर डेथ कम होने का इन्होंने दावा किया, जनाब कि हमने जो आईपीपीज का पैसा दे दिया है, जो हमने सर्कुलर डेथ है वो हमने अदा कर दिया है, वो आपकी कैपेसिटी पेमेंट्स होती है ना। मैं आपको फिर याद दिलाऊं कि नवाज शरीफ ने और आसिफ अली जरदारी ने कुछ ऐसे मुआहदे किए आईपीपीज ला कर, इस पे मैंने पूरी वीडियो करनी है, लेकिन सादा बात आपको बताऊं कि आईपीपीज के ऐसे मुआहदे किए जिनके तहत अगर ये प्रोजेक्ट्स या ये आईपीपीज 1 यूनिट बिजली भी ना बनाए तो भी इनको पैसे उतने ही मिलेंगे जितनी इनकी बिजली बनाने की कैपेसिटी है। तो हम 1 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं तो 3 यूनिट बिजली के हम पैसे देते हैं। अब सर्कुलर डेथ कम होने के दावे किए, मगर अपने ही अदादोशुमार जो सरकारी अदादोशुमार है वो इसके मुख्तलिफ है। ये हुक्मरानी नहीं है, बल्कि एक महंगा तमाशा लगाया हुआ है मुल्क में, जिसे पूरी कौम देखने पर मजबूर है। तमाशा पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने लगाया हुआ, और जिद है जनाब कि इमरान खान की जिद में अब इन्होंने जजों को ट्रांसफर भी करना शुरू कर दिया है। जनरल ज़िया-उल हक के दौर में भी जजेस के तबादले का ऐसा तरीका का राइज नहीं था। ये जस्टिस बाबर सत्तार का खाता है, जिन्हें ट्रांसफर किया गया पेशावर। जजेस के तबादलों को बतौर हथियार इस्तेमाल करना अदलिया में एक ऐसे कल्चर को फरोग देगा जहां बेज़ाब्तियां और नाअहलियां पनपेंगी। आइन के आर्टिकल 200 और 209 में की गई तरामीम को जजेस को दबाव में लाने के लिए एक हथियार के तौर पर डिजाइन किया गया है। अब जजेस को दीगर मकामात पर तबादले की धमकियां दी जाएंगी, और वो तबादला कबूल ना करें तो उन्हें सजाओं का सामना करना पड़ सकता है। जनरल ज़िया-उल हक के दौर में भी जजेस के तबादले का ऐसा निजाम राइज नहीं था, यानी डिक्टेटर ने भी वो पाकिस्तान के साथ नहीं किया जो पाकिस्तान की मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के साथ कर दिया है। ये हो रहा है। अब कौम के पास हल क्या है? यानी क्या अदालत की तरफ देखना है? कोई फायदा नहीं, जजेस सारे कंप्रोमाइज है। क्या पार्लियामान की तरफ देखना है? कोई फायदा नहीं, पार्लियामान रबर स्टैंप है, वहां पे अपने फॉर्म 47 के अंदर लाकर बंदे बिठाए हुए। क्या मीडिया की तरफ देखना है? मीडिया पूरी तरह से कंट्रोल है, बात ही नहीं कर सकता। जो बात करता है उसके साथ क्या होता है आपने देख लिया। अभी हाल ही में फखरुर रहमान साहब को भी उठा लिया गया। एक कंपेन चलाते हैं, फिर बंदे के साथ क्या करते हैं, मुतीउल्लाह जान, उनका प्रोग्राम बंद करवा दिया, यानी उनसे उनकी नौकरी छीन ली सिर्फ आवाज उठाने की वजह से। तो ये पाकिस्तान में एक न्यू नॉर्मल है। मीडिया से भी आप तवक्को नहीं कर सकते, पार्लियामान से भी नहीं कर सकते, अदलिया से भी नहीं कर सकते, तो फिर आप किससे तवक्को करेंगे? फिर आपको अपने बाजू पे भरोसा करना पड़ेगा। अवाम को याद रखिए, अवाम को ये लगता है ये सिर्फ इमरान खान का मामला है। जो लोग ये समझते हैं ना, वो बेवकूफी कर रहे हैं कि ये सिर्फ इमरान खान का मामला है। ये इमरान खान का मामला नहीं है, ये पूरी कौम का मामला है। ये मुल्क के ऊपर कब्जा हो रहा है, और ये कब्जा इमरान खान ने छोड़ने से इनकार किया था, तब से अब तक फड्डा पड़ा हुआ है। और ये कब्जा आपको वहां ले जाएगा जहां से वापसी मुमकिन नहीं होगी। पाकिस्तान का सारा पैसा अशराफिया के पास चला जाएगा, यानी वो अपने मफाद के अलावा देखते कुछ नहीं। अभी उन्होंने एक नया वो कानून निकाल दिया है, एक पाबंदी लगा दी है कि पंजाब से गंदम जो है वो किसी और सूबे में या कहीं और नहीं जा सकती। आपको पता है क्यों कर रहे हैं? पंजाब के अंदर किसान बेचारे की गंदम अब तैयार हो गई है, उसने गंदम बेचनी है। गवर्नमेंट तो गंदम ले नहीं रही, और गंदम की प्राइस मिलेगी नहीं, क्योंकि माफिया इकट्ठा हो जाएगा और वो एक कीमत ऐसी मुकर्रर कर देगा कि जनाब इस कीमत पे हम खरीदेंगे, इससे ज्यादा पे हम नहीं खरीदेंगे। और मार्केट के अंदर किसान उससे भी सस्ती गंदम बेचने पर मजबूर हो जाएगा। तो किसान के पास जब तक गंदम रहती है तब तक उसकी कीमत गिराते हैं, और तब तक इस बात पे पाबंदी लगाई जाती है कि ये गंदम किसी और सूबे को भी ना बेच सके। मिसाल के तौर पे अगर अच्छे ग्राहक मिल जाते हैं बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में जो गंदम की अच्छी कीमत दे रहे हैं, तो वहां पे गंदम भेजना ही मना कर देते हैं कि गंदम यहां से बॉर्डर क्रॉस नहीं करेगी, और हम पंजाब से गंदम किसी और सूबे में नहीं जाने देंगे। यह है तरीका है वारदात, ताकि किसान को पैसे ना मिले। लेकिन जिस वक्त मिडल मैन या आड़ती या वो लोग जो हुकूमत के बहुत करीबी हैं, जो माफियाज हैं, जब वो गंदम खरीद लेते हैं किसानों से और फिर लाखों किसानों की गंदम चंद हाथों में आ जाती है, तो उसके बाद फिर पाबंदियां उठ जाती हैं। उसके बाद कीमत बढ़ाने पे भी पाबंदी नहीं रहती, उसके बाद आटे की कीमत भी महंगी हो जाती है, उसके बाद मुख्तलिफ सूबों में ये महंगी गंदम या महंगा आटा बेच सकते हैं। ये है नाजरीन वो वारदात जो हर दफा डाली जाती है, अभी फिर डाली जा रही है। तो लोग कैसे छुटकारा पा सकते हैं? देखिए, अगर इस निजाम ने हारना है तो इमरान खान को जीतना पड़ेगा। 8 फरवरी 2024 को यह निजाम हार गया था। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के माथे पर अवाम ने शिकस्त लिख दिया था, लेकिन इन्होंने शिकस्त मानने की बजाय हठधर्मी के साथ जबरदस्ती निजाम के ऊपर कब्जा कर लिया और जाली एमएनएस एमपीएस को लाकर बिठाकर अपनी हुकूमतें बना ली। अब तब से लेकर अब तक पाकिस्तान सिसक रहा है। रोजाना की बुनियाद पर पाकिस्तान नीचे जा रहा है। हालांकि कभी दावे किए गए यहां से पाकिस्तान ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा, कभी दावे किए गए उड़ान पाकिस्तान का मंसूबा आ गया,
کبھی دعوے کیے گئے SIFC آ گیا، ان تمام جتنے بھی انہوں نے اقدامات کیے سارے سفید ہاتھی بن گئے اور پاکستان کو زیادہ سے زیادہ نقصان ہوتا چلا گیا۔ اب حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ عوام خود اپنا حق لے۔ یہ عوام نے لینا تو ہے، یہ مجھے پتا ہے، آج نہیں تو کل لے گی، کل نہیں تو پرسوں لے گی، لیکن ایک دن عوام اپنا حق لے گی، کیونکہ اس کے علاوہ عوام کے بعد رستہ کوئی نہیں نکلا۔ یہ لوگ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اور جب تک عاصم منیر صاحب کو طاقت ملتی رہے گی، ایک بات یاد رکھیے گا، تب تک عمران خان صاحب کو وہ پیستے رہیں گے۔ یہ میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ جب انڈیا اور پاکستان کی لڑائی ہوئی اور پاکستان ایئر فورس نے تیارے گرا دیے، تو اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ یہ اب نہیں چھوڑیں گے اور یہ اب بہت ماریں گے پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو، اور انہوں نے وہی کیا۔ عمران خان کی آنکھ بھی ضائع کر دی۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جتنی ان کی تعریفیں کر دی ہیں، جتنا ان کو ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا ہے، اس کے بعد اب یہ عمران خان کو بالکل نہیں چھوڑیں گے۔ رستہ صرف ایک ہے، عوامی طاقت، اور عوام نکلتی ہے یا نہیں اس کے بارے میں بھی میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن ایک دن نکلے گی ضرور۔ پاکستان تحریک انصاف کے ناراض لوگوں نے 8 مئی کو تیاریاں کر لی ہیں کہ وہ پہلے پشاور کی طرف جائیں گے اور پھر سوابی کی طرف جائیں گے لانگ مارچ لے کر۔ اب 8 مئی کی انہوں نے تیاریاں کر لی ہیں، لیکن پارٹی تقسیم کا شکار ہو گئی، کیونکہ خیبر پختونخوا میں یہ لانگ مارچ ہو رہا ہے تو اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ لانگ مارچ تو وہاں ہونا چاہیے جہاں پہ کسی اور کی حکومت ہے، یہاں تو خیبر پختونخوا میں PTI کی حکومت ہے، اور PTI کی حکومت اس لانگ مارچ کو ابھی تک اون نہیں کر رہی۔ نہ ہی جنید اکبر نے کوئی بات کی ہے، نہ ہی کسی اور نے کوئی بات کی ہے۔ تو عمران خان صاحب کے عزیز ہیں، انہوں نے احمد علی نیازی جو ہے، احمد نیازی، انہوں نے اس کے بارے میں بات کی ہے، اور کچھ اور لوگ ہیں انہوں نے اس کے بارے میں بات کی ہے، اور وہ اپنے لانگ مارچ کی تیاریاں کر رہے ہیں کہ جناب 8 مئی کو ہم لانگ مارچ لے کر جائیں گے سوابی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ واقعی میں کر پائیں گے؟ کیونکہ PTI کے لوگ تو ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے، نہ بیرسٹر گور نے اس پہ سٹیٹمنٹ دیا ہے، نہ سلمان اکرم راجہ نے دیا ہے، نہ عمران خان کی بہنوں کی میں نے کوئی بات سنی ہے، نہ کسی اور کی بات سنی ہے۔ تو خیبر پختونخوا میں لانگ مارچ نکال کے عمران خان صاحب کو ریلیف کیسے ملے گا، یا عمران خان صاحب کو آزادی کیسے ملے گی؟ یہ 8 مئی کی تاریخ یاد رکھیے گا کہ 7 مئی سے آنورڈ تمام چینلز کو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے احکامات دے دیے گئے ہیں کہ جو آپریشن بیان المرصوص یا مارکہ حق، یہ انڈیا کے ساتھ پاکستان کی لڑائی ہوئی تھی، اس حوالے سے 3 دن خصوصی رپورٹس چلائی جائیں گی، ٹرانسمیشنز چلائی جائیں گی، خصوصی پروگرام کیے جائیں گے، ملی نغمے وغیرہ جو ہیں وہ لانچ کیے جائیں گے۔ تو امید ہے ایک دفعہ پھر پاکستان تحریک انصاف اپنے کارکنوں کو اس حوالے سے روک دے گی کہ جناب کیونکہ یہ قومی یکجہتی کا وقت ہے، سارے اکٹھے ہو رہے ہیں، لہذا آپ کسی قسم کا احتجاج نہ کریں۔ جب احتجاج کرنے کا وقت تھا وہ سارا وقت پاکستان تحریک انصاف نے ضائع کیا، کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی، اور اب وہ اپنے لوگوں کو روکیں گے۔ مجھے اس بات کا آئیڈیا ہے کیونکہ وہ قومی یکجہتی کے لیے حکومت کہے گی دیکھیں جی قومی یکجہتی کا وقت ہے، دیکھیں جی اکٹھے ہونے کا وقت ہے، دیکھیں جی پاکستان کو اتنی بڑی فتح ملی تھی، یہ پاکستان کے دشمن ہیں، یہ ہمارے جشن میں شامل نہیں ہو رہے، یہ احتجاج کر رہے ہیں، ان کی قسمت میں جناب وہ کہہ دیں گے رونا دھونا ہے۔ تو اس قسم کی باتیں آپ سنیں گے آنے والے دنوں میں، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ خود ہی منع کر دیں گے۔